हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी जो है एक सही डायरेक्शन में कर रहे होंगे। जिन लोगों का सीटेट पेपर 2 एसएसटी है, पेपर 2 एसएसटी है, उनके लिए जो है ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ आप लोगों के साथ क्लास 6 की एनसीईआरटी की बुक में हिस्ट्री का चैप्टर 8 राज्य से साम्राज्य की ओर। उससे पहले कुछ लोगों को कुछ डाउट था, पहले उसे क्लियर कर देती हूँ। पीडीएफ को लेकर बहुत सारे लोग जो है परेशान है कि मैम पीडीएफ नहीं मिल रहा है, पीडीएफ कहाँ पर है, पीडीएफ कब तक भेजेंगी। तो आप लोगों को मैं बता दूं, जो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे शेयर करती हूँ। जितनी भी अभी तक क्लासेस एसएसटी की हुई है या कोई भी क्लास हुई है, उन सब का जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे मैंने जो है शेयर कर दिया है। एक दो क्लासेस के रह रहे हैं, लेकिन आप टेलीग्राम से जो है जुड़ जाइए, वहाँ पे आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, कॉमेंट के पहले सेक्शन में भी आप लोगों को लिंक दे दूँगी, तो वहाँ से जाके जो है आप जुड़ सकते हैं। दूसरी बात क्लास को लेकर, ठीक है, कि मैम क्लास कब तक होगी, क्लास क्या इसके आगे की क्लास कब आएगी, या इसके आगे की क्लास नहीं है, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो आप लोगों को मैं क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि मैं खुद चाहती हूँ कि आपके हर एक डाउट मैं क्लियर कर सकूँ। तो क्लास की रही बात, देखिए आप क्वालिटी चाहते हैं या क्वांटिटी चाहते हैं। आप लोगों में बताऊँ तो एनसीईआरटी को जो है टू दी पॉइंट्स में आप लोगों के लिए जो है पूरा कंटेंट तैयार कर रही हूँ, और स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया था क्लास 6 की जो ज्योग्राफी है वो हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, 7th क्लास की जो ज्योग्राफी है वो चल रही है, जिसमें 4th चैप्टर में करवा रही हूँ, और 6th क्लास की जो है हिस्ट्री चल रही है। ठीक है, हिस्ट्री में भी आपका 8 चैप्टर चल रहा है, मतलब कि 2-3 चैप्टर और रह रहे हैं। तो ये आने वाले टाइम में 10 दिन में जो है मैं ये मान के चलती हूँ कि ये पूरा जो है तीनों बुक जो है आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो एक स्ट्रैटेजी के साथ मैं करवा रही हूँ, एक कंटेंट, एक सही कंटेंट दे रही हूँ, ताकि आप लोग जो है अगर एग्जाम में बैठे तो एक एक चीज़ जो है आप लोगों को क्लियर रहे, इधर उधर भटकना ना पड़े। तो बी पेशेंस, थोड़ा सा बस सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि पूरा एनसीईआरटी आप लोगों को यहीं पर जो है मैं कंप्लीट करवा दूँ, पूरा एकदम टू दी पॉइंट्स में। बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि कंटेंट रेडी करने में टाइम लगता है। मैं ऐसे ही कुछ ला के अगर बढ़ा दूँ तो वो मुझे भी तसल्ली नहीं मिलेगी, और आप लोग भी क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक अच्छे कंटेंट के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि नोट्स तैयार करने में टाइम लगता है, पीडीएफ बनाने में टाइम लगता है। ठीक है, तो चलिए, आप बाकी ये सब तो रही बातें, अब हम कर लेते हैं काम की बात कि क्लास क्या है। उससे पहले हाँ, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से पढ़ना चाहते हैं, आपको लगता है कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, तो लोगों को जरूर शेयर कीजिएगा, एंड प्लीज़ हिट लाइक बटन अगर पसंद आए तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, देखिए ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में राज्य से साम्राज्य की ओर, तो इसमें जो है हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं, क्योंकि अशोक के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो अशोक एक अनोखा सम्राट है जिसने युद्ध को त्याग दिया, तो अशोक के बारे में हम जो है पढ़ेंगे। मौर्य साम्राज्य और अशोक क्या क्या रोल रहा है, मौर्य साम्राज्य में अशोक का जो है क्या योगदान रहा है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले। मेनली इसमें अशोक के बारे में ही हम पढ़ेंगे। राज्य से साम्राज्य किस प्रकार भिन्न है, मौर्य साम्राज्य और प्रशासन, संदेश वाहक कौन है, नजराना क्या थे, मतलब क्या मतलब है, अशोक एक अनोखा सम्राट क्यों कहा गया इन्हें, अशोक और कलिंग युद्ध, अशोक का धम। तो इसको जो है मैं 2 पार्ट में लाऊंगी, क्योंकि वैसे वीडियो जो है लंबी हो जाएगी। तो आज पार्ट 1 में जो है हम कोशिश करेंगे कि इसमें से 4-5 जो है टॉपिक जो है हम पूरा कवर कर लें। ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो आपको भी इंटरेस्ट नहीं आएगा, लेकिन हाँ, कंप्लीट जो है मैं पूरा एकदम अच्छे से आप लोगों को कराऊंगी। इसके अलावा आप लोगों को कहीं से और जरूरत नहीं होगी। बस आप लोग जो अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप पढ़ेंगे तो मेरे को भी अच्छा लगेगा कि हाँ, मैं कुछ करवा रही हूँ तो लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हाँ, अशोक को जो है एक अनोखा सम्राट कहा गया, क्योंकि इन्होंने युद्ध का त्याग किया था। इस चैप्टर में जो है हम पूरा अशोक के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या अशोक जिस साम्राज्य पे शासन कर रहे थे, जो मौर्य साम्राज्य था, जिस मौर्य साम्राज्य पे शासन कर रहे थे, उसकी स्थापना अशोक ने की थी? नहीं। अशोक जिस मौर्य साम्राज्य पर शासन कर रहे थे, उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने 2300 साल पहले की थी। और किसकी मदद से? चाणक्य की मदद से। चाणक्य का ही नाम कौटिल्य है, तो चाणक्य मतलब कौटिल्य की सहायता से जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। कब? 2300 साल पहले। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब एक और चीज आता है चाणक्य को लेकर। चाणक्य को ही जो है विष्णुगुप्त भी बोला जाता है, याद रखिएगा। विष्णुगुप्त किसको बोला जाता है? विष्णुगुप्त, ये लिख लीजिएगा। चाणक्य को ही क्या बोला जाता है? विष्णुगुप्त। ठीक है, इसके बाद जो है एनसीईआरटी में एक वंश के बारे में बताया गया है। वंश क्या? जिसके मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जिसके ही वंश राज करते हैं। ठीक है, वंश क्या होता है? जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक जो है राजा बनते जाते हैं, उसे ही वंश कहा जाता है ना। तो इसी तरीके से मौर्य वंश में भी 3 महत्वपूर्ण राजा थे। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा कौन हुए थे? सबसे पहले चंद्रगुप्त के जो बेटा थे वो थे बिंदुसार, और बिंदुसार का जो बेटा था वो अशोक। तो याद रखिएगा, मौर्य वंश के 3 महत्वपूर्ण शासक थे, चंद्रगुप्त,
बिंदुसार, अशोक। और इसीलिए जो है मतलब कि जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक जो है राजा बनते जाते हैं तो उसे वंश कहते हैं। इसीलिए जो इसका नाम क्या बना, मौर्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना मतलब एक मौर्य वंश कहा गया। ठीक है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, मौर्य वंश। मौर्य वंश के 3 महत्वपूर्ण शासक याद होना चाहिए। चंद्रगुप्त का बेटा जो था वो बिंदुसार था, ये तो मैंने बता दिया। अब ये सब चीजें बातें किसमें मिलती हैं, चाणक्य की जो किताब है, चाणक्य की किताब क्या है, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में जो है इन सब चीजों के बारे में जो है पता चलता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि क्या है। साम्राज्य में बहुत से नगर थे, साम्राज्य में बहुत से नगर थे, मतलब कि छोटे बड़े बहुत से नगर थे, लेकिन इनमें जो है साम्राज्य की राजधानी जो थी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला, ये नगर सबसे प्रमुख थे। ठीक है, पाटलिपुत्र, उज्जैन, तक्षशिला आप लोगों को पता होना चाहिए कि मौर्य साम्राज्य की राजधानियां जो थी ये बहुत ही महत्वपूर्ण थी, बहुत ही प्रमुख थे। अब इसमें अगर हम तक्षशिला की बात करें, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये तक्षशिला है। तक्षशिला जो है उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया, ठीक है, उत्तर अगर आप ये देखें तो ये आपका नॉर्थ हो जाता है, ये साउथ हो जाता है, ये आपका वेस्ट हो जाता है और ये ईस्ट, तो ये उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम के लिए जाने का जो है मार्ग था, उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया जाने के लिए जो है तक्षशिला जो है मार्ग था। और वहीं पर अगर हम उज्जैन की बात करें, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये काला से, उज्जैन जो है उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत, उत्तर भारत से दक्षिण भारत के जाने वाले रास्ते में जो है क्या पड़ता था, उज्जैन पड़ता था। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है, आपके एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन आए हुए तक्षशिला के बारे में और उज्जैन के बारे में। ठीक है, तो उज्जैन जो है उत्तर भारत से दक्षिण भारत के जाने वाले रास्ते में पड़ता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब आगे अगर हम बात करें तो नगरों में जो है, नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार जो है रहा करते थे। जो नगर थे वहाँ पे कौन रहते थे, व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार। ठीक है, तो ये तो इनकी बात हो गई। अब आगे देख लेते हैं, आगे क्या मौर्य साम्राज्य के बारे में बोला गया है। अब इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताई गई है कि राज्य साम्राज्य कैसे भिन्न है, मतलब राज्य से साम्राज्य कैसे भिन्न है। देखिए, साम्राज्य की अगर बात करें तो साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, राज्य हुआ एक साम्राज्य, राज्य में ही क्या मिला हुआ है, साम्राज्य। तो साम्राज्य जो है राज्य से बड़े होते हैं। इनकी जो है रक्षा के लिए, मतलब पूरे साम्राज्य की रक्षा के लिए क्या होता है, सेनाओं की जरूरत होगी। इसके लिए जो है सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा जो है संसाधन की जरूरत होगी। अगर राज्य की बात करें तो वहाँ पे राजा होते थे, साम्राज्य की बात करें तो सम्राट होते थे। तो जो सम्राट है उनको राजाओं की तुलना में जो है ज़्यादा संसाधनों की जरूरत होगी अगर उन्हें पूरे अपने साम्राज्य को संभालना है तो। ठीक है, इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में जो है कर इकट्ठे करने वाले जो है अधिकारियों की भी जरूरत होती थी। किनको, साम्राज्य में जो है सम्राटों को कर इकट्ठा करने वाले जो है बड़े अधिकारियों की क्या होती थी, बहुत ही आवश्यकता होती थी। आगे देखते हैं, आगे बताया गया है मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में। तो मौर्य साम्राज्य की अगर हम प्रशासन की बात करें तो क्योंकि मौर्य साम्राज्य जो है बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों में जो है अलग अलग ढंग से जो है यहाँ पे लोग शासन करते थे। जो मौर्य साम्राज्य था ये बहुत बड़ा था। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग हिस्सों में अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के जो इलाके थे, पाटलिपुत्र और उसके आसपास का जो क्षेत्र था, वहाँ पर सम्राट का सीधा नियंत्रण होता था। ठीक है, ये पता होना चाहिए कि पाटलिपुत्र के आसपास के इलाकों में राजा का नहीं, सम्राट का जो है सीधा नियंत्रण होता था। इस इलाके के गांव हो या शहर के किसान हो, पशुपालक, शिल्पकार, व्यापारी से जो है कर इकट्ठा करने के लिए जो है जो सम्राट है वो राज्य अधिकारियों की जो है नियुक्ति करता था। क्योंकि यहाँ पे जो है इनका सीधा नियंत्रण था, इसलिए यहाँ पे जो है यहाँ के लोगों से कर इकट्ठा करने के लिए जो है क्या करते थे, वो राज अधिकारियों को नियुक्त करते थे। अब हम बात करें संदेशवाहक, कई बार जो है एनसीईआरटी में सीटेट में पूछा गया है संदेशवाहक को लेकर। तो संदेशवाहक कौन होते थे, जो एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते थे। ठीक है, और राजा के ये जासूस जो अधिकारी होते थे उनके कार्यकलाप पर जो है ये नजर रखते थे। संदेशवाहक जो है एक जगह से दूसरी जगह पे हमेशा इधर उधर घूमते रहते थे और ये राजा के जासूस अधिकारियों पर के कार्यकलाप जो होते थे, मतलब जो वो क्रिया कर रहे होते थे उस पर जो है ये क्या करते थे, नजर रखते थे। ठीक है, अगर हम दक्षिण और तथा उज्जैन जैसे प्रांतों की बात करें तो दक्षिण तथा उज्जैन जैसे प्रांतीय राजधानियों पर अक्सर जो है राजकुमारों का वहां पर राज्यपाल गवर्नर बनाकर जो है राज्यपाल का मतलब कि एक गवर्नर बनाकर जो है उन्हें भेजा जाता था। क्योंकि ज्यादातर एरिया पर जो है सम्राट का सीधा नियंत्रण होता था, लेकिन दक्षिण और उज्जैन जैसी प्रांतीय जो राजधानियां थी इन पर अक्सर राजकुमारों को वहां का क्या बनाया जाता था, राज्यपाल या गवर्नर बनाकर जो है वहां पे उनको भेजा जाता था। ठीक है, आगे अगर बात करें तो जो प्रादेशिक क्षेत्र है, प्रादेशिक केंद्रों के बीच
केंद्रों के बीच की अगर बात करूँ, प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे और इलाकों में जो है मौर्य शासक सिर्फ मार्गों, जो उन इलाकों में मौर्य शासक जो होते थे वो सिर्फ वहाँ के मार्गों पर, नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के साधन, मतलब आवागमन का एक महत्वपूर्ण मार्ग था। ठीक है, वहाँ से जो भी संसाधन कर व भेंट के रूप में मिलते थे उसे जो है इकट्ठा कर लिया जाता था। अगर ये सब बातें कहाँ पे मिलती हैं, तो ये सब जो है अर्थशास्त्र में जो है लिखा गया है। और अर्थशास्त्र किसने लिखा हुआ ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये किसने लिखा है, विष्णुगुप्त या कौटिल्य बोले या चाणक्य बोले। ठीक है, तो अर्थशास्त्र में क्या लिखा हुआ मिला है, जैसे कि उदाहरण के तौर पे बताया गया कि उत्तर पश्चिम से कंबल, ठीक है, उत्तर पश्चिम से क्या मिला है, कंबल। दक्षिण भारत जो है सोने और कीमती पत्थरों के लिए जो है प्रसिद्ध था। ये क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अंत में जंगल वाले जो है इलाके आते थे, वहाँ रहने वाले जो लोग हैं काफ़ी स्वतंत्र होते थे। उनसे ये उम्मीद की जाती थी कि वह मौर्य पदाधिकारियों को, जो मौर्य में जिनका एक मतलब पद होता था, उन अधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु, मोम जैसी जो है चीज़ें लाकर दे। ठीक है, तो ये सब जो है अर्थशास्त्र में मिलता है, क्योंकि प्रादेशिक केंद्रों के बीच जो है बहुत सारे क्षेत्र थे और उन इलाकों में जो है मौर्य शासक जो उस मार्ग और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे और उनसे जो भी संसाधन मिलता था उन्हें जो है वो इकट्ठा किया करते थे। ठीक है, अगर हम नजराने की बात करें तो इससे भी क्वेश्चन आया, नजराना किसे कहा जाता है, जहाँ कर जो है, कर आप लोगों ने देखा होगा, कर जो है नियमित रूप से इकट्ठा किए जाते थे। नजराना जो है अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा कर लिया जाता था। कर और नजराने में यही फर्क है कि कर जो है हमेशा लोगों को देना पड़ता था, लेकिन नजराना ऐसा नहीं था, वो जो है जब भी संभव होता था लोग जाके जो है इकट्ठा कर लेते थे। ऐसे में नजराने विविध पदार्थों के रूप में जो है लिया जाता था। तो नजराने क्या आता है क्वेश्चन कि नजराने क्या नियमित रूप से लिए जाते थे या अनियमित, तो यह आपको पता होना चाहिए कि नजराने जो है अनियमित रूप से लिए जाते थे। नजराने के रूप में एक कोई ऐसा नहीं डिसाइड किया गया था कि यही चीज़, नजराने जो है विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वच्छता से उसे देते थे, मतलब कि जो नजराने जो देना चाहता है वो दे सकता है, नहीं देना चाहता है तो कोई बात नहीं, इस तरीके से। तो इसमें भी आपको डिफरेंस आता है, कई बार जो है आपको ये जो है कथन और तर्क के रूप में भी दे सकता है, तो ये पता होना चाहिए आपको। मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त के दरबार में आए थे और ये पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। मेगास्थनीज की अगर बात करूं तो मेगास्थनीज किसके राजदूत थे ये आप लोगों को पता होना चाहिए। सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे और किसके दरबार में आए थे, चंद्रगुप्त के दरबार में आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में जो है ये आए थे। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अगर हम मेगास्थनीज को लेकर कुछ चीज़ें मैं अगर आप लोगों को क्लियर करूँ, ये एनसीईआरटी का है और इसीलिए मैंने जो है ये आप लोगों को दिखाना जरूरी समझा। एक मिनट देखिए, इसमें साफ साफ चीज़ें लिखी गई हैं कुछ, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, नोट्स में अपने नोट डाउन कर लीजिएगा। मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया से, ठीक है, पता याद रखना, पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज जो है कुछ चीज़ें देखी हैं और लिखी हैं। उन्होंने क्या लिखा है, उनके मतलब जो उन्होंने अपना अनुभव दिया है, सम्राट का जनता के सामने आने का अवसरों पर शोभ यात्रा के रूप में जो है जश्न मनाया जाता है। देखिए स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इन सब चीज़ों को याद रखिएगा। ठीक है, सम्राट का जो है जनता के सामने जब भी आने का अवसर होता था तो वो एक शोभ यात्रा के रूप में जो है जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था। उनके अंगरक्षक सोने चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक जो है पेड़ों को लेकर चलते थे, इसको पेड़ों को लेकर चलते थे और पेड़ों पर जो है तोतों का एक झुंड रहता था जो सम्राट के सिर के चारों ओर जो है चक्कर लगाते रहते थे। राजा सामान्यतः हथियार बंद महिलाओं से घिरे रहते थे। वो हमेशा इस बात से डरे रहते थे कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश ना करे। ठीक है, उनके खाना खाने से पहले खासकर नौकर जो है उसे खाकर चखते थे। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। ये जो है किसका अनुभव है, मेगास्थनीज ने लिखा है, अपने जो है उनके विवरण में मिलता है। ठीक है, पाटलिपुत्र आधुनिक पटना के बारे में जो है मेगास्थनीज ने क्या कहा, यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। ठीक है, यह एक विशाल प्राचीर से घिरा हुआ है जिसमें कितने 570 बुर्ज और 14 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले पर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना हुआ है। देखिए इसे कैसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पाटलिपुत्र के बारे में ये जो फैक्ट आपको पता होना चाहिए, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है और ये चारों तरफ जो उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा हुआ है। तो ये फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको जो है याद रखिएगा पाटलिपुत्र के बारे में।
ठीक है। अगर मैं अशोक की बात करूँ तो अशोक को एक अनोखा सम्राट क्यों कहा जाता है? देखिए, अशोक जो है मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासकों में से एक थे, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार से भी ज़्यादा जो है फेमस कौन रहा है, वो अशोक। तो अशोक को जो है मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक माना जाता था, जिन्होंने जो है अभिलेखों के द्वारा जनता तक अपने संदेश को पहुंचाने का जो है कोशिश की थी। मतलब उनको जो भी संदेश पहुंचाने होते थे, वो किसके द्वारा, जो है अभिलेखों के द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश किसने की थी? अशोक ने। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख किस भाषा में मिले हैं, ये भी आता है, प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है? अब अशोक का कलिंग युद्ध के बारे में एनसीईआरटी में बताया गया है। अशोक ने जो है कलिंग को जीतने के लिए जो है युद्ध लड़ा था। ठीक है। उसी के बाद अब अशोक ने जो है, क्योंकि जो कलिंग है ये तटवर्ती उड़ीसा का जो है प्राचीन नाम है। कलिंग नाम किसका है? उड़ीसा का। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट में। ठीक है। राजा बनने के बाद, जब वो राजा बने थे उसके 8 साल बाद ही अशोक ने जो है कलिंग युद्ध लड़ा था। ठीक है। युद्ध के दौरान जो है हिंसा और खून खराबा बहुत देखा था उन्होंने, और इसके बाद जो है अशोक को युद्ध से जो है एक तरह से घृणा हो गई थी। उन्होंने ये निर्णय लिया था कि भविष्य में वो कभी भी युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि उस युद्ध में इतना खून खराबा हुआ था कि अशोक जो है उस सब चीज़ों को देखकर जो है उन्होंने ये निर्णय लिया कि आगे आने वाले जो है समय में कभी भी वो युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपने आने वाली जो उनकी पीढ़ियाँ थी उन्हें भी एक संदेश देना चाहते थे। तो कलिंग युद्ध के बारे में क्या वर्णन मिलता है, ये देखिए। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक का एक अभिलेख में क्या बोला गया है? राजा बनने के 8 साल बाद कलिंग विजय की थी। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए थे। ठीक है। 1 लाख से ज़्यादा लोग इसमें मारे गए थे, जो कि ये सब देखने के बाद जो उन्हें बहुत ज़्यादा जो है इन सब चीज़ों से एक वितृष्णा हो जाती है। जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो वो बोलते हैं अशोक की, जब किसी भी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो जीतना ही काफ़ी नहीं होता, उसमें लाखों लोग मारे जाते हैं, बहुत सारे लोग बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों मित्रों को बहुत प्यार करते हैं, दासों मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं, अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए इसके बाद जो उन्हें पश्चाताप हो रहा था, तब उन्होंने धर्म पालन करने और दूसरों को इसकी शिक्षा देने का जो है निश्चय किया। ठीक है। किसने? अशोक ने। उन्होंने धर्म पालन करने का और उसने निश्चय किया था, और इसका कहने का मेन मकसद था कि अशोक जानते थे कहीं ना कहीं कि धर्म के माध्यम से जो है लोगों का दिल जीतना जो है बहुत ही आसान है, बजाय कि बलपूर्वक। तो अशोक जो है धर्म के माध्यम से लोगों तक जो है अपने विचार पहुंचाना चाहते थे, धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना चाहते थे बलपूर्वक, क्योंकि बलपूर्वक का क्या नतीजा होता है उन्होंने ये चीज़ देख लिया। तो अभिलेख जो है भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में जो है उन्होंने उत्कीर्ण करवाया था। ठीक है। ताकि उनके मरने के बाद जो है उनके बेटे पोते वो लोग भी युद्ध ना करें। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को ये बस एक वर्ड लग रहा होगा, एक बस ऐसे ही लग रहा होगा, लेकिन इससे क्वेश्चंस आते हैं सीटेट में। आप लोगों को बता दूं सीटेट में पहले जैसे क्वेश्चन जो है फैक्चुअल नहीं आते हैं, अब स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कि अगर आप लोगों को सही से एक लाइन नहीं पढ़ेंगे तो आप जो है उस क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं। ठीक है। मैं प्रैक्टिस भी करवाऊंगी, तो प्रैक्टिस जब कराऊंगी तो इन सब चीज़ों को जो है मैं उसमें शामिल करूंगी। अब हम बात कर लेते हैं अशोक के धम्म की। अशोक का धम्म। ठीक है। अशोक ने धम्म के बारे में क्या कहा है? अशोक का धम्म सभी धर्मों का जो है मिला जुला रूप था। कहने का मतलब है कि अशोक ने धम्म के माध्यम से लोगों का जो है दिल जीतना चाहा, बजाय कि बलपूर्वक। तो इसीलिए उन्होंने एक ऐसे धर्मों का मिला जुला एक ऐसा धम्म तैयार किया, उसमें उन्होंने कहा किसी भी देवता की पूजा, धार्मिक जो रीति रिवाज होते हैं या किसी भी कर्मकांड की जो है आवश्यकता नहीं है। वो जो है बुद्ध के द्वारा जो उपदेश दिए गए थे उससे बहुत प्रेरित थे। ठीक है। और उनका कहना था कि वह व्यवहारिक शिक्षा देने की बात करते थे। उनके कहने का मतलब है कि जिस तरह से एक पिता अपने बच्चे को शिक्षा देता है आगे, मतलब किस तरीके से वो रहे, उसी प्रकार जो है वो अपनी प्रजा को जो है उस तरीके की व्यवहारिक शिक्षा देने के पक्ष में थे। अशोक ने धम्म महामात्य, मतलब कि उनकी जो शिक्षा थी वो किस तरीके से इसके जो प्रचार प्रसार करें, तो अशोक ने धम्म महामात्य नामक जो है अधिकारियों की नियुक्ति की, जो कि जगह जगह पे जाके जो है धर्म की शिक्षा देते। ठीक है। और उनका जो धर्म उन्होंने जो तैयार किया था वो सभी धर्मों का मिला जुला रूप था, लेकिन उसमें किसी भी एक देवता की पूजा या धार्मिक जो रीति रिवाज थे, कर्म कांड की जो है उसमें कोई आवश्यकता नहीं थी। ठीक है। अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर, शिलाओं पर और स्तंभों पर खुदवा दिए, जिससे कि आने वाली जो है उनकी पीढ़ी भी जो है इस चीज़ को माने और इस संदेश को जो है पढ़े, और जनता और जो धम्म महामात्य हैं
उन जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते थे, धम्मामात्य जो है वो जो है इनको पढ़कर लोगों को सुनाए। ये जो है अशोक के जो है इस तरीके से जो है उन्होंने जो है ये बात कही कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनको जो है ये पढ़कर सुनाया जाए, उनको जो है बताया जाए इसके बारे में। ठीक है, आगे अशोक ने जो है एक चीज़, धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए उन्होंने सीरिया, मिस्र और ग्रीस तथा श्रीलंका में भी दूत भेजे। जो अशोक थे अपने धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका, याद रखिएगा ये चारों जगह। ठीक है, उन्होंने सड़कें बनवाई थी, विश्राम गृह बनवाए थे, क्योंकि लोग इधर उधर जाते थे तो किस तरीके से, ठीक है, विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्य और जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की थी। तो ये जो है अशोक के धर्म के बारे में था, जो कि आप लोगों के टेस्ट में जो है एग्जाम में CTET में स्पेशली बहुत पूछा जाता है और स्टेटमेंट में पूछा जाता है। तो जितना भी NCERT में पॉइंट्स निकल सकते थे मैंने पूरा जो है इसमें शामिल किया है। उम्मीद करती हूँ कि ये चीज़ें जो है आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। कल मैं ज्योग्राफी की क्लास लूँगी, फिर उसके बाद जो है पार्ट 2 की इसकी वीडियो आएगी और उसमें जो है पार्ट 2 में जो है हम डिस्कस करेंगे क्या, एक मिनट वेट, सॉरी पार्ट 2 की नहीं, इसके नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो आएगी, क्योंकि ये चैप्टर जो है आप लोगों का ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। सॉरी क्योंकि मैं जो ज्योग्राफी है उसके 2 पार्ट में आज मैंने उसका कंटेंट रेडी किया था। ठीक है, तो ये जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है 8 चैप्टर, और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा, सपोर्ट करते रहिए। मैं ऐसे ही आप लोगों को जो है एक अच्छे से कॉन्टेंट रेडी करके आप लोगों को बताती रहूँगी, समझाती रहूँगी। जितना मेरे से हो सकता है पूरी कोशिश रहेगी कि पूरा CTET आने तक जो है आपको पूरा जो है NCERT में कवर करवा दूँ, साथ में प्रैक्टिस भी इसकी चलेगी। और एक दिन मैं आप लोगों को टाइम टेबल इसका बता दूंगी कि जो मैंने स्ट्रैटेजी बनाई है, ताकि उसके अकॉर्डिंग जो है आप लोग जो है अपकमिंग जो CTET है वो आप लोग जो है क्लियर कर सकें। तो ऑल द बेस्ट, बस पढ़ते रहिए एक सही डायरेक्शन में।